ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9669606608 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा हमको। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारे ईपीएफओ के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जो टेस्ट नंबर हमारा सेकंड है फुल लेंथ, उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। और पहला पार्ट देखेंगे हम लोग। पहला पार्ट हमारा जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है और पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर सिनोनिम बताना है, जो भी वर्ड आपका दिया गया है, और वर्ड है आपका ऑकवर्ड। तो इसका जो आपका सिनोनिम होगा वो आपका लाइकेबली नहीं होगा, लाइकेबल नहीं होगा, यहाँ पर क्लमसी होगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि जो भी नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उसमें कौन से जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपके। तो इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग पूछी जा रही है और ये आप लोगों को पता है कि ये आपका INDEPENDENT होता है ना, डेंट, इंडिपेंडेंट है ये आपका। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है जो भी यहां पर ग्रामेटिकल एरर है, जो भी आपका ग्रामेटिकल एरर है उसको हमको ऑप्शंस में से पिक करना है, जो आपका ये सेंटेंस दिया गया है उसमें से, है ना, कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। तो यहां पर लिखा गया है द सिटी ऑफ बनारस इज वाइडली नोन फ्रॉम इट्स घाट्स एंड टेम्पल्स। ठीक है, आप ये देख रहे हैं वर्ड। तो इसमें जो है ग्रामेटिकल एरर जो है आपका फ्रॉम इट्स में है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन में मोस्ट एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी आपका सेंटेंस दिया गया है। और अगर सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता नहीं है तो वहां पर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड जो भी है चूज करना है हमको। तो यहां पर जो सेंटेंस है, दे वोंट कमिट themselves until they see which way the wind is blowing। तो पूरा सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है और जो इसमें देखेंगे आप तो किसी भी तरीके का इसमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका आंसर आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस में दिखाई दे रहा है उसमें एप्रोप्रिएट जो भी आपका वर्ड है उसको वहां पर फिल करना है। तो द कंपनी फिल इन द ब्लैंक्स इट्स फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक कार इन द इंडियन मार्केट सून। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इज लॉन्चिंग, द कंपनी इज लॉन्चिंग। ठीक है, लॉन्च्ड नहीं होगा, लॉन्च भी नहीं होगा, हैज लॉन्च्ड भी नहीं होगा, ये इज लॉन्चिंग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें पूछा जा रहा है, इसमें भी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी अंडरलाइंड जो भी आपका सेगमेंट है सेंटेंस में से। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो इसमें लिखा गया है द गवर्नमेंट इज सेट स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन पब्लिक स्पेंडिंग दिस ईयर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इज सेट लिखा गया है, क्या ये होना चाहिए यहां पर? नहीं, यहां पर हैज सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज सेट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कहां पर है, तो यहां पर हैज सेट जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन मतलब डी में दिया गया है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इससे पूछा जा रहा है जो भी आपका सेंटेंस दिया गया है उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो भी आपका वर्ड है उसको वहां पर क्या करना है, हमको फिल करना है ना, ताकि जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बने, उससे सिंक्रोनाइज्ड हो सके। तो इसमें लिखा गया है कंजर्वेटिव पेरेंट्स usually do not give their fill in the blanks for uncommon career choices of their children। अब देखिए उनकी क्या होगा, कंसेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, अलाउंसेंस होगा और डिसेंट होगा। तो कंसेंट ही होना चाहिए, है ना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसमें भी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमको सब्स्टिट्यूट करना है और जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें और बताना है। और अगर सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है तो नो नीड वाला जो ऑप्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन के लिए वो हमको चूज करना है। तो लिखा गया है द न्यू प्रोडक्ट विल बी अराइव ऑन सुपरमार्केट शेल्फ्स अर्ली नेक्स्ट ईयर।
ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर विल अराइव ऑन नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विल अराइव ऑन, तो ये जो है आपका यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिससे मीनिंगफुल बनेगा, आपका पूरा सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा, तो विल अराइव ऑन होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आपको एंटोनिम्स की बात करना है, यहां पर जो भी गिवन वर्ड है आपका परसुएड, ठीक है ना, परसुएशन, परसुएड जो आप लोग सुनते हैं वो वर्ड है, और इसका जो आपका एंटोनिम होगा वो डिसुएड होगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें कंटेंट्स है, ठीक है ना, इसमें वर्ड को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो क्या करे, विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, तो अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका टॉडलर, क्या होगा, टॉडलर होगा, कब नहीं होगा, जॉय नहीं होगा आपका, किड भी नहीं होगा, टॉडलर होगा, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आइडियम जो दिए गए हैं, है ना, सेलेक्ट द मीनिंगफुल, जो भी आपका मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, जो भी मीनिंग है जो आपके आइटम्स दिए गए उसको हमको चूज करना, तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, क्या लिखा है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो ये सेम थिंग्स नहीं, डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट थिंग्स है इसका आंसर, और बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी हमको एंटोनिम जो है, जो आपका वर्ड दिया गया है फ्रजाइल, फ्रजाइल है ना, तो जो जल्दी भंगुर बोला जाता है हिंदी में, तो फ्रजाइल है, तो फ्रजाइल का एंटोनिम जो है हमको बताना है, तो अब ये अगर भंगुर है तो वो बहुत टफ चीज होगी, तो है ना, जो सख्त होगी, कठोर होगी, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपका टफ है, जो आपका थर्ड में दिया गया है, मतलब सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट को, जो आपका सेंटेंस दिया गया है, विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो लिखा गया है ही स्टार्टेड लाइफ एज अ टीचर बिफोर टर्न टू जर्नलिज्म लिखा है ना, बिफोर टर्न टू जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म लिखा है, जर्नलिज्म जो है आपका पत्रकारिता से संदर्भित है, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, बिफोर टर्न, ये जो है आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर है इसी पे, ठीक है ना, ये जो लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो गिवन आइटम है ना, उसमें से सेलेक्ट करना है हमको मीनिंग, जो भी आपके यहाँ पर आइटम्स दिए गए हैं, तो इसमें एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसके बारे में बताना है, इसकी मीनिंग जो है हमको आइडेंटिफाई करना है, तो ये क्या है आपका, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली है, क्या है, इमीडिएटली, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेलेक्ट करना है वर्ड which means the same as the group of words given, resistance to a particular infection, ठीक है, रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, तो इसका क्या होगा, इम्यून, इम्यून, इनोसेंट नहीं होगा, इमॉर्टल नहीं होगा, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इम्यून हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया, मतलब बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमको करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है उसके बारे में बताना है, डेफिनेटली वर्ड की स्पेलिंग पूछी जा रही है, और इसकी आप स्पेलिंग देखेंगे तो डीई डेफिनेट जैसा होता है, तो वैसे ही आप देख लीजिए, डेफिनेटली, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, जो कहां पर दी गई है, बी में दी गई है, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देखेंगे हम लोग, और यहां पर आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट को, जो आपका सेंटेंस दिया गया है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो जयपुर विच इज रिनोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर वाज फाउंडेड अबाउट 300 इयर्स अगो, ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा जयपुर विच इज रिनोन होना चाहिए ना, विच इज रिनोन जो है आपका, यही ग्रामेटिकल क्या है आपका एरर दिखाई दे रहा है, आंसर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कौन सा जो है वर्ड हमारा वहां पर जो सेगमेंट है वो वहां पर ग्रामेटिकल एरर है, तो क्या होना चाहिए, जयपुर विच इज रिनोन, यही आपका जो है यहां पर मिस्टेक है, ठीक है ना, इसको हमको आइडेंटिफाई करना था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर सिनोनिम बताना है डेडिकेट का, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये जो है डिवोशन जो है या डेडिकेशन, वही आपको समझ में आ रहा है, यहां पर फोर्थ में दिया गया है, डी में डिवोट लिखा गया है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिवोट हो जाएगा, 18 का डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो भी वर्ड है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पर हमको फिल करना है, ठीक है, तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर ट्विंस, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ, ठीक है, तो ये क्या है आपका, अल्दो, बिल्कुल यही वर्ड यहां पर जो है आएगा, और अल्दो जो है यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ए में दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे यहां पर, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया है एरिया, वहां पर एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, ताकि जो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो जाए, तो ही, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मी अप ऑन हिज वे टू वर्क, बिल्कुल सिंपल है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि ही पिक्ड मी अप, he picked me upon his way to work, तो इसका आंसर आपका ए में पिक दिया गया है, यही होगा, रेज्ड नहीं होगा, लिफ्टेड नहीं होगा, और ड्रॉप्ड भी नहीं होगा।
नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसको देखेंगे और ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड से बिल्कुल रिलेटेड है, तो इसमें बहुत ज्यादा एलोबरेशन नहीं करेंगे हम लोग, और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर एक अलग से जो वीडियो है रीजनिंग वगैरह में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि सबके अपने जो है तरीके होते हैं करने के, है ना। इसमें टाइम का ही कंस्ट्रेंट होता है, क्वेश्चन जो है वो इतना टफ नहीं होता, बिल्कुल लॉजिकल होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए और बी जो है एक साथ किसी काम को पूरा कर सकते हैं 16 दिनों में, ठीक है ना। ये HCF वगैरह ऐसे बिल्कुल करके बिल्कुल नॉर्मली किया जा सकता है इन क्वेश्चंस को। और बी और सी जो है वो दोनों जो है अकेले काम करके उसी काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ए और बी काम को करना शुरू करते हैं और 4 दिनों के लिए काम करते हैं। जब ए काम छोड़ के चला जाता है तो जो B2 है ना, बी जो है आपका वो 2 दिन और काम करता है और फिर वो भी छोड़ देता है। सी अब काम करना शुरू करता है और काम को पूरा करता है, तो सी को जो है कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 7 डेज है, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 20 जो है आपकी कारपेट्स, जो 20 कारपेट्स की बात करें, आर टू वीव बाय 40 वुमेन इन 50 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। आफ्टर 20 डेज एन ऑर्डर ऑफ 6 more carpets same to complete the total work on time, how many more hours per day they will have to work। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 4 डेज है, जो कि बी में दिया गया है। इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रीजनिंग और मैथ्स वाले जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो 2 पाइप्स हैं ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 8 minutes and 12 minutes, है ना, respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after what time should B be closed so that the tank in full in 6 minutes? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 मिनट है और सी में दिया गया है जो आपका वही उत्तर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी की बात कर रहे हैं, तीनों जो है फिनिश करते हैं किसी काम को 6 डेज में। वर्किंग अलोन ए विल टेक 12 days, B will take 4 days more than A to finish the work. The amount they were paid for the work is 6400. What is the share of C in total earnings? तो वो उनके प्रपोर्शन में ही होगा, है ना, आवर्स के, जो उनका अपना डेज है काम खत्म करने का। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, है ना। जो सी का शेयर की बात करें टोटल अर्निंग्स की 6400 के अंदर, तो वो आपका 800 है यहां पर आंसर। इसके बाद जो सी में दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 वेसल्स की बात कर रहे हैं जिसमें मिल्क और वाटर है। इसमें रेशो की बात करें 7/3 और 2/3 रिस्पेक्टिवली। Find the ratio in which the contents of both the vessels must be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3/2। तो जो रेशो है उसको चेंज करके जो है वो यहाँ पर आंसर बताना है हमको, और यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है 2/1 हो जाएगा, है ना, ठीक है, 2/1 है जो ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि 3 years from now दीपा will be 3 times as old as Emma and Emma will be 6 years younger than Femina। If Deepa's age is 3 years less than twice Femina's age, तो how old is Femina? ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं होती इनमें, ठीक है ना। तो सेंस बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस की चीजें हैं ये आपकी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक बैग बता रहे हैं, वो कंटेन करता है आपका 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के कॉइन्स। उनका जो रेशियो है वो 2/4/5 बता रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अगर टोटल मनी जो है आपका 75 है, तो नंबर बताना है उसमें कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं बैग में, ठीक है ना। तो सारे कॉइन्स के आप नंबर्स निकाल सकते हैं, उसमें 50 पैसे के वो पूछ रहा है, तो उसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो 40 है। क्या है, 40 है, ठीक है ना। जो 50 पैसे के कॉइन्स की बात करें, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसे पूछा जा रहा है कि एक बुक है, वो कंसिस्ट करती है, उसके अंतर्गत जो है 45 पेजेस हैं, 30 लाइन्स ऑन ईच पेज एंड 60 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन। इफ दिस कंटेंट is written in another notebook consisting of 40 lines and 32 characters over line, then the required number of pages will be how much percentage more than the previous number of pages। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 40% है, जो आपका सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि यहां पर बताया जा रहा है कि द वेट्स ऑफ 19 पीपल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। The average weight of them is 19. If the heaviest one is
कितना है 37 kg। देन व्हाट इज द वेट ऑफ द लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट वाले का वेट बताना है इसमें, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 1 kg, जो कि आपका ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी ₹210 after 3 years. In the next 3 years, principal becomes 4 times than the total interest at the end of 6 years. ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1050 है, जो आपका बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि विवेक ने इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपीज एज फिक्स डिपॉजिट एट अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एसआई सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड्स he has to withdraw the entire money after 5 years, for which the bank allowed him a lower rate of interest. If he gets ₹8250, less than what he would have got at the end of 10 years, the rate of interest allowed by bank what? मतलब allowed by the bank is, मतलब जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक के द्वारा जिसने जो उसने अलाउ किया है वो बताना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 9% है, जो आपका सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% per annum is half the compound interest on ₹4,000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest is, मतलब बताना है कि कितना है, तो उसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1750 रुपीज है, जो आपका सी में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया, सी में दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कि जो एवरेज वेट है एम एन और ओ का वो 168 kg है। पी ज्वाइन करता है इस ग्रुप को, तब उसका जो एवरेज वेट है ग्रुप का वो कितना हो जाता है 160 हो जाता है 168 से। तो इफ अनदर मैन क्यू who weighs 6 kg more than P replaces M, then the average of NOPQ becomes 158 kg. What is the weight of M? M का वेट यहां पर हमको बताना है, तो उसका वेट जो है वो 150 है, डी में दिया गया है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें पूछा जा रहा है कि 20 years ago जो एवरेज एज थी एक फैमिली की जिसमें 4 मेंबर्स थे वो 48 years थे। दो चिल्ड्रन जो उसमें थे, दो जो चिल्ड्रन थे है ना जो बॉर्न हुए उसमें, उनमें जो एज डिफरेंस था वो 4 years का था, और जो परसेंटेज एवरेज एज है फैमिली का वो सेम था। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो उसकी प्रेजेंट एज है यंगेस्ट चाइल्ड की वो बताना है हमको यहाँ पर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 6 years हो जाएगा, जो कि सी में यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल में इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है, और जब वो उसको सेल करता है आर्टिकल को तो वो इंक्रीज करता है बाय 30%। ठीक है, जब इंक्रीज करता है 30% तो उसका प्रॉफिट जो है डबल हो जाता है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 480 देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज व्हाट, ये बताना है हमको यहां पर। तो इसका आंसर आपका 571.4 हो जाएगा, जो आपका सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है हमको कि मैक्सिमम मार्क्स जो है पर पेपर में 3 सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वो सेट किए गए हैं किस रेशो में 1:2:3। गिरी जो है उन्होंने प्राप्त किया 40% मैथमेटिक्स में, 60% फिजिक्स में और 35% केमिस्ट्री के पेपर में। तो ओवरऑल जो परसेंटेज मार्क्स हैं उनके वो क्या उन्होंने प्राप्त किया है ये बताना है हमको यहाँ पर। तो 44% है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि 8 years ago Pavi's age was equal to the sum of the present ages of her one son and one daughter. 5 years, hence the respective ratio between the age of her daughter and her son that time will be 7:6. पवी के जो हस्बैंड है वो आपके is 7 years elder to her and his present age is 3 times the present age of their son. What is the present age of daughter? ठीक है ना, रेशो देके उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो दोनों की एज आप निकाल सकते हैं, रेशो दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका 23 years हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 years, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि किरण जो है कोई काम करती हैं वो आपके 25 दिन में, रवि जो है उसी सेम काम को 50 दिनों में करते हैं। वो स्टार्ट करते हैं किसी काम को साथ में करना, और कुछ दिनों बाद जो है सुमित जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो सब मिलके उस काम को जो है खत्म कर देते हैं 10 दिनों में। ठीक है ना, 25, 50 देन 10। ऑल ऑफ देम वर पेड अ टोटल ऑफ 600। व्हाट इज द शेयर ऑफ सुमित, है ना, मतलब सुमित जी का जो शेयर है वो बताना है हमको इसमें। तो इसका आंसर आपका 240 रुपीज हो जाएगा, जो कि आपका सी में दिया गया है। किस में दिया गया है,
सी में दिया गया है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 240। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 162 days and employed 150 men. After 72 days, he found that he had already done 2/3. कितना 2/3 मतलब 1/3 अभी रिमेनिंग है। How many men can be discharged now so that the work finished in time? ठीक है, तो यहां पर हमको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है ना, 90 ना। तो इसका आंसर आपका सी में दिया गया है, 90 सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू पॉजिटिव जो इंटीजर्स है differ by 4 and sum of their reciprocals is 10/21, then one of the number is, वो नंबर क्या होगा आपका, तो वो नंबर है आपका 3। क्या है, 3 है, ठीक है। इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जो है 1 जो लिखा हुआ है ना, 1 2/3 डिवाइडेड बाय 2/7 x दिया है यहां पर, और यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, मतलब ये जो आपका मल्टीप्लाई दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडेड बाय 7, 1:1/4 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6 है ना। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो यहां पर जो वैल्यू है आपकी उसको बताना है आपको। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पूछा जा रहा है कि अगर 10 डिजिट नंबर है ना, 5432y 1749 और x is divisible by 72, then what is the value of 5x minus 4y? तो डिजिट्स निकाल लेंगे आप, तो फिर आप इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 40 सेकंड का ए हो जाएगा 14, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इससे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, इन्वेस्ट किया 70,000, फिर राखी ने उन्हें ज्वाइन किया आफ्टर 6 months विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज कितना, जो आपका अमाउंट है 1,05,000 रुपए। उसके बाद सागर ने उन्हें ज्वाइन किया और 1.4 लाख जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया अनदर 6 months आफ्टर, है ना, मतलब 6 महीनों बाद। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमंग अमन, राखी एंड सागर। ठीक है ना, ये अमन है, ए मैन नहीं है, ये अमन है ना। तो 3 व्यक्ति हैं, वैसे वो 3 एंटिटी समझ के चलिए, बस नाम से क्या लेना है हमको यहाँ पर। तो अमन जो है, राखी और सागर रिस्पेक्टिवली 3 years आफ्टर अमन स्टार्टेड द बिजनेस। तो इसका जो आपका रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 12:15:16 होगा, जो कि डी में आपका दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर पूछा जा रहा है कि एक बोट जो है जा रही है, रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 9 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस है उसको कवर करने में, वो जब अपस्ट्रीम में चलती है तो 9 hours 48 minutes लगते हैं। व्हाइल इट टेक्स 7 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, है ना, जो है आपका वाटर करंट का, वो हमको बताना है रेशियो में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 6:1 होगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, इसमें हमको क्या बताना है कि एक जो बस है विदाउट स्टॉपिंग जो ट्रैवल करती है, वो जो उसकी एवरेज स्पीड होती है 60 km/h के हिसाब से, अगर स्टॉपेज लेती है तो उसका जो एवरेज स्पीड है 40 km/h हो जाता है। तो टोटल टाइम जो है बताना है बस के द्वारा, है ना, फॉर स्टॉपेज ऑन अ रूट ऑफ लेंथ कितनी है उसकी, 300 किलोमीटर। तो इसका आंसर आपका 2.5 आवर होगा, जो आपका सी में दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है, जो कोर्टयार्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, 3.78 मीटर्स लॉन्ग टू 5.25 मीटर्स वाइड, is to be paved exactly with square tiles, all of the same size. What is the largest size of the tile which could be used for the purpose? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आपका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बी में यहां पर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो है उसका इनवैलिड टाइप कौन सा है, तो इसमें रैम होता है, रोम होता है आपका, और यहाँ पर प्रैम लिखा गया है, तो वो प्रॉम है। ये आपका जो है प्रैम जो है वो गलत लिखा गया है, ई प्रॉम आगे लिखा गया है, तो ये आपका इसका जो इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब मेमोरी के टाइप ही है वैलिड, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पूछा जा रहा है कि जो सी लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया था, है ना, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो किस जनरेशन में किया गया था, तो सेकंड जनरेशन में किया गया था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि क्या डिफरेंस है
है ना। व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम द अदर, मतलब फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। सो क्या अंतर है जो पांचवी पीढ़ी के आपके कंप्यूटर है अन्य पीढ़ी से, क्या अंतर है वो बताना। टेक्नोलॉजिकल जो भी एनहेंसमेंट है या एडवांसमेंट है। उसके बाद ऊप की बात कर रहे हैं, ऊप्स लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपकी प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग। उसके बाद साइंटिफिक कोड। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव है, इसका आंसर आपका डी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। वो तो अब की एरा के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा जनरेशन ये आपका होना चाहिए, फोर्थ जनरेशन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका वो फोर्थ जनरेशन का कंसेप्ट है, कब का, फोर्थ जनरेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि अगर इंक्रीज करें हम प्रेशर को तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें वो डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है जो भी आइस का है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें ये बताना है कि हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर preceded by 5 but not immediately followed by 3। तो ये आपका डिजिट दिया गया है, इसको देख जाइएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 4 है। क्या है, 4 है, जो 50 सेकंड का बी ऑप्शन है आपका, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट सम विल बिकम ₹5408 आफ्टर 2 years at 4% per annum व्हेन द इंटरेस्ट जो है आपका वो कंपाउंडेड एनुअली। तो ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो जो है इसका आंसर जो है 5000 रुपीज हो जाएगा, जो आपका डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें बताना है कि कौन सा जो यहां पर ऑप्शन है वो आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पता है आपको, तो बिल्कुल सिंपली जो है आप इसको रिकॉग्नाइज कर जाएंगे और यहां पर जो ऑप्शन है इसमें आंसर हो जाएगा आपका √2 का जो है आपका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि जो एक क्लॉक है, घड़ी है, वो शो कर रही है, जो टाइम है आपका वो 4:30 है ना। इफ द मिनट हैंड शोज द वेस्ट देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द आवर हैंड, है ना, जिसमें से घंटे वाली सुई की वो डायरेक्शन पूछना जानना चाह रहे हैं आपसे। तो इसका आंसर आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि when a key is pressed on keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits, ठीक है, ये बताना है हमको इसमें। तो इसका आंसर आपका ASCII होता है, ठीक है ना, ASCII है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when light of suitable frequency is made incident on a metal surface, electrons are emitted, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसको बोला जाता है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोला जाता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि जो मैग्नीट्यूड है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये जो स्टेटमेंट है वो किस आपके प्रिंसिपल से रिलेटेड है ना, थ्योरी जो है आप लोग पढ़ते हैं नॉर्मल, उसी में किसका है ये आपका, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा पढ़ते ही, ये फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उससे रिलेटेड है ना। फैराडे का लॉ जो है आप लोगों ने देखा होगा, उसी से रिलेटेड है और इसका आंसर जो है आपका वो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इससे पूछा जा रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का वो 4 टाइम्स है उसके एक्सटीरियर एंगल से। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, है ना, साइड्स के बारे में पूछा है, तो ये 10 होगा। इसका आंसर आपका सी में दिया गया है, जो आपका 10 है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहां पर हमको क्या बताना है, इसमें जो फाइंड द मिसिंग नंबर है हमको उसको बताना है। यहाँ पर 3 दिया है, 6561 दिया है और 81 दिया है आपका, ठीक है ना। तो ये जो है आपको नंबर बताना है और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जो कि आपका ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वो मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, उस महिला का विजय से जो है क्या रिलेशन है। ये सीधा जो है डायग्राम बन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी है, उसकी वाइफ है वो, ठीक है ना, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में किस तरीके की जो है आपकी वो रेडिएशन को यूज किया जाता है,
है ना, वो बताना है हमको। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपका माइक्रोवेव है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है जो एलईडीज होती हैं तो कौन सा जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है वो उसके बारे में इनकरेक्ट है, उसको बताना है हमको। क्या बताना है? जो सही नहीं है उसको वहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जो पहला लिखा गया है कि एलईडी जो है वो लाइट सोर्स है जो कंज्यूम करता है लेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये ठीक है आपका। उसके बाद जो दूसरा है एलईडी जो है उसकी उनकी जो लाइफ जो होती है मतलब लॉन्गर लाइफ टाइम दैट लाइट बल्ब, सो बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो एलईडी पे लोग स्विच किए हैं, है ना। इसके बाद जो एलईडीज हैं वो अवेलेबल हैं इन कलर्स सच एज रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड व्हाइट, ये भी ठीक है। लास्ट वन जो लिखा है एलईडीज यूज मर्करी विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन, तो ये जो आपका ऑप्शन लिखा गया है यही आपका गलत है और हमको जो इनकरेक्ट था उसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये बताना है कि जो मोशन है आपका ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग, जो आपकी मशीन है ना, सिलाई मशीन जो होती है वो, उसमें जो उसका मोशन है नीडल का वो कैसा होता है वो बताना है हमको यहाँ पर। तो ये पीरियोडिक होता है। क्या होता है? पीरियोडिक होता है। इसका आंसर आपका ए होगा, है ना। बिल्कुल जनरल नॉलेज, बिल्कुल मतलब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा इसको, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, पीरियोडिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, जो विद्युत विभवांतर बोला जाता है हिंदी में। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप बताइए क्या होगी, तो इसका आपका वोल्ट है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इससे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन आई है वो फॉर्म करती है जो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, किस पे करती है जो इमेज को फॉर्म करती है, तो ये आपका रेटिना में करता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो कलर है लाइट्स के दैट बेंड्स द मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, जब पास करती है प्रिज्म से, तो कौन सी जो आपकी कलर की लाइट है वो जो है मोस्टली जो है बैंडेड जो है आपका वो दिखाई देता है, सबसे जो ज्यादा झुका हुआ दिखाई देता है, तो वो कौन सा कलर होगा, तो इसका जो आंसर है वो वॉलेट है आपका, ठीक है ना, जो बैगनी है आपका, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आघात और प्रत्याघात, जो फोर्स ऑफ एक्शन है एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल ओनली, ऑलवेज अपोजिट ओनली, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा आपने, तो इसका जो है आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, है ना, तो ये आपका कंडेंसेशन है ना, ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद क्रायोजेनिक जो इंजन हैं आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स, एग्रीकल्चर, रेलवेज और रॉकेट्स, तो बताइए किसमें यूज होता है ना, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, ये आपको पता होगा, है ना, क्रायोस्फीयर भी सुना होगा आप लोगों ने, तो इसका आंसर आपका रॉकेट हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो डिवाइस यूज किया जाता है सेव करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डिवाइस यूज किया जाता है ना, उसका क्या नाम है ना, वो युक्ति जो है, जो आपका युक्ति है, डिवाइस जो है, जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, क्या होता है बताइए वो, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज होता है। वो फ्यूज ही तो हो जाता है जब एक्सेस वहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा, तो वो फ्यूज जो है वो वहां से उड़ जाएगा, बोलते हैं हम लोग फ्यूज उड़ गया, तो वो उसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो 71 जो है हमारा नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो ओर है विच इज फाउंड इन अबेंडेंस इन इंडिया, उसके बारे में हमको बताना है। मोनोजाइट है कि फ्लोरोस्पर है आपका, कि बॉक्साइट है आपका, कि मैग्नेटाइट है, बताइए। तो बॉक्साइट है इसका आंसर जो है आपका, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है आपका, वो आपका बॉक्साइट है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के बारे में आपने सुना होगा, उसी का अयस्क जो है आपका बॉक्साइट है, तो इसका आंसर आपका 72 का सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो कवर करती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, पेंशन है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट है, डिसेबिलिटी बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है और ग्रेजुएटी है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए कहां दिया गया है, ये आपका डी में दिया गया है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, वो हमको यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जो सबसे पहला लिखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स एंड एजेंसीज, बिल्कुल ठीक बात है, बहुलता है, तो उसमें जो है उसको बोलते हैं ना सिंगल विंडो, तो उस तरीके का यहां पर भी लाने की जरूरत है, तो ये चुनौती है। उसके बाद हाई कवरेज एंड आउटरीच, तो भैया ये तो बेनिफिट हो जाएगा, चुनौती कैसे हो जाएगी, तो सेकंड को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना, तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको,
ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। इसमें देखिए इनएडिक्वेट बेनिफिट्स, पुअर क्वालिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ये तो मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि मेंस में आप हर जगह कोट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना मतलब अब मार्क्स उतने नहीं दिलाता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, ये मतलब लेमैन टाइप है, हर कोई मेंशन करता है उसको, मेंस की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग लॉज रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको क्या करना है, यहां पर इसको हमको व्यवस्थित करना है। तो देखिए जितने भी एक्ट दिए हैं, है ना, उनको हमको यहां पर क्या करना है। अब आप देखेंगे कि सिने वर्कर्स जो वेलफेयर फंड एक्ट है वो 1981 का है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 का है, ठीक है, एम्प्लॉइज जो कंपनसेशन एक्ट है 1923 का है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का है ना। तो इसमें आप देख लीजिए कि कहां पर दिया है। तो सबसे पहले यहां पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसके बाद 1 आ जाएगा आपका पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, फिर उसके बाद आपका सबसे लास्ट में क्या आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का है। तो देख लीजिए कहां पर है, यही इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, 4th नंबर में जो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है वो आ जाएगा, है ना आपका। तो 2143 इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, सारे ईयर्स हमने देख लिए यहां पर, तो आप इसको अरेंज कर जाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1923 4 आ जाएगा, उसके बाद आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका 1972 वाला आपका ग्रेजुटी एक्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सबसे जो न्यूएस्ट है आपका वो 3rd में दिया गया है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जो आपका एक्ट है 2008 का है ना। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आप इसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये बताना है कि जो आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है वो अलॉट किया जाता है ईच सब्सक्राइबर, प्रत्येक सब्सक्राइबर को अपॉन ज्वाइनिंग, क्या ज्वाइन करने पे जो है उनको ये प्रोवाइड किया जाता है ना। तो ये हम लोगों ने सेक्शनल जो हमारा टेस्ट था उसमें भी सारे क्वेश्चंस को कवर किया था, उसी से रिलेटेड है। और ये आपका नेशनल पेंशन जो आपका सिस्टम है उसके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। और ये आपका सोशल सिक्योरिटी है, जैसे एल्डरली पीपल्स होते हैं तो उनको एक तरीके से जो बुढ़ापे का उनका दौर है उसमें उनको सुरक्षा प्रदान करना, आय की सुरक्षा, है ना। तो ये जो है आपका एनपीएस से रिलेटेड है, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है हमारा है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपकी नेशनल सोशल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको कौन हेड करते हैं, कौन जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, और जो कि सी में दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर आपका सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो विकास की बात की जा रही है, ठीक है ना, विश्वकर्मा जो आपके कार्मिक सुरक्षा खाता है उसके संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा हमारा कोड है, इसमें सेंटेंस जो दिए गए हैं उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए। तो इसमें सबसे पहला लिखा गया है, इट इज पार्ट ऑफ न्यू वेजेस कोड 2019, है ना। यही जो है आपका जो पहला लिखा गया है ये जो है आपका उसके साथ संदर्भित नहीं है, ये गलत है, एक को एलिमिनेट कर दीजिए। इट इज अ पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो है मैंडेटरी किया गया है लिंक्ड विथ आधार, है ना, अकाउंट को, तो वो ये ठीक है ना। तो ये जो है आपका खाते को उसमें लिंक करना है आधार से, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली, जो कि बी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो आपका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स का उसको हमको बताना है यहां पर, है ना। तो ये जो हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, हाथों की रिकॉर्डिंग जो है निम्नलिखित में से बनी है, ऑप्शंस में हमको पिक करना है। तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ कितना लिखा हुआ है यहां पर 200,000, ठीक है, देयर वॉज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000, दिस इज, ये क्या है आपका वो बताना है आपको। तो एन इवेंट, बिल्कुल ठीक बात है, ये घटना है, इसका आंसर आपका 81 का ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल्स लिखा है, डेप्टर्स लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और फर्नीचर लिखा गया है। तो फर्नीचर नहीं होगा कोई जो आपका करंट एसेट है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, फर्नीचर जो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम, किसने इन्वेंट किया है डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है आपकी, ये आपके लुकास जो है आपके जो आपके पैसियोली है ना,
उन्होंने किया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यहां पर पूछा जा रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है आपका। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट आपका अकाउंटिंग होता है वो एक तरीके की रिकॉर्डिंग टेक्निक है ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसीलिए उसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉइज ज्वाइन द यूनियन टू फुलफिल देयर फिल इन द ब्लैंक्स नीड्स। कैसे नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो ज्वाइन करते हैं वो बताना है हमको यहां पर। तो सोशल, जो आपका एस्टीम है, और इकोनॉमिक है, तो वो तीनों है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एल्टन मेयो और उनकी टीम ने जो बिलीव किया था इन द पॉजिटिव नेचर ऑफ, तो किसके, मैनेजर्स के, मैनेजमेंट के, एम्प्लॉइज के, किसके, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, आपके कर्मचारियों, है ना, तो इसका कर्मचारियों से संदर्भित है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्सवादियों के लिए जो है वो पूछ रहे हैं कि ऑल स्ट्राइक्स आर फॉर द मार्क्सिस्ट, ऑल स्ट्राइक्स आर क्या है वो आपकी। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा गया है पॉलिटिकल, बिल्कुल ठीक बात है, पॉलिटिकल ही है, और इसका आंसर आपका 87 का ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है आपका 1961 का, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है हमको यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, इट इज एप्लीकेबल इन जस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका ड्रॉबैक भी है। ठीक है ना, कि सिर्फ संगठित क्षेत्र के लोग ही वहां पर लाभ ले पाएंगे, असंगठित क्षेत्र में वही सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है जिसको एड्रेस करती है हमारी गवर्नमेंट। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या है बताइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहां पर बिल्कुल सचेत होके हम लोगों को स्टेटमेंट देखना है कि भैया ये सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू है, यही स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है ना, और इसीलिए जो है इसमें जो है इस तरीके के प्रावधान कि भैया हर जगह जो महिलाएं कार्यरत हैं उनको इस तरीके का लाभ जो है वो मिल सके। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हमको यहां पर पिक करना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, जो आपका क्या लिखा गया है, इट इज एप्लीकेबल इन जस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो यहां पर लिखा गया है उसको देखेंगे हम लोग यहां पर, और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज एप्लीकेबल इन ओनली दोज ऑफिसेस व्हिच हैज मोर देन 10 एम्प्लॉइज, दिस एक्ट एंटाइटल्स प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉइज फॉर पेड जो आपका मैटरनिटी लीव होता है। तो बिल्कुल सही बात है, उनको जो है आपका इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है अभी, है ना, वीक्स वगैरह के संदर्भ में। तो ये अधिनियम जो है वो जो प्रेग्नेंट महिला कर्मचारियां होती हैं उनको जो है पेड लीव देते हैं। तो यही तो बेनिफिट है कि ताकि उनमें गैप नहीं आए, उनके करियर में गैप आ जाता था, उन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा किया है गवर्नमेंट ने। तो इसमें जो करेक्ट कोड हमको यहां पर पिक करना है, तो सेकंड एंड थर्ड जो दिया गया है बी में वो उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है लेबर लॉ कवर्स, क्या कवर करता है लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वर्क प्लेस हेल्थ एंड जो आपकी सेफ्टी है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो आपका स्टैंडर्ड्स है, तो क्या तीनों चीजों को एड्रेस करता है, बिल्कुल ठीक बात है, उनको वो कवर करता है, इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो पहला यूनिटरी अप्रोच है, दूसरा बहुलवादी दृष्टिकोण है, तीसरा मार्क्सिस्ट है, और लास्ट वन जो एम्प्लॉइज अप्रोच है। तो एम्प्लॉइज अप्रोच जो है आपका वो आपका किसी तरीके का इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड अप्रोच नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो फैक्ट्री एक्ट है वो किस वर्ष लागू हुआ था, सीधा सीधा पूछा जा रहा है यहां पर। तो ये आपका 1 अप्रैल 1949 है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके संदर्भ में करेक्ट जो है हमको स्टेटमेंट यहां पर पिक करना है। पहला ये टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक्स, जो पहला लिखा गया है। ठीक है, दूसरा जो है प्रमोट करना मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, बिल्कुल ठीक बात है, उनके बीच में डिस्प्यूट ही होता है, तो दोनों जो है आपके ट्रू है स्टेटमेंट। थर्ड वन है टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कमैन इन मैटर्स ऑफ ले ऑफ्स, रिट्रेंचमेंट, रॉन्गफुल डिसमिसल्स, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन जो एक्ट है वो कब से प्रचलन में आया है वो आपको बताना है, स्वतंत्रता के पहले का ही है, तो ये आपका 1927 का है, 1 जून। ठीक है ना, जब वो अपने कब किस में आता है, ऑपरेशन में आता है ना, प्रचलन में आया 1 जून 1927। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रेड यूनियन में जो सदस्यों को यूनियन के रूप में अगर खुद को रजिस्टर्ड कराना है तो उसकी क्या न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है, उसमें वो हमको बताना है। तो ये जो है आपका न्यूनतम किसी भी तरीके के इसमें जो है यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो नहीं है आपके 15, 10, 5।
ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 94 का, नन ऑफ द अबव हो जाएगा डी, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है ना, जो आपके सेगमेंट वाइज जो आपके टेस्ट थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ईपीएफ जो स्कीम है जो कवर करती है, ठीक है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है आपका स्कीम कवर करती है क्या, एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग, है ना, किसको कवर करती है, तो किस तरीके के प्रतिष्ठान उसमें शामिल होते हैं ये बताना है हमको। तो ये जो है आपका 20 पीपल और मोर है, ठीक है ना, 20 पीपल और मोर है, और कहां पर दिया गया है, ये आपका डी में दिया गया है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो अप्लीकेबल है किसके लिए, टू एन एस्टैब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन, तो किसमें जो है उसको स्पेसिफाइड किया गया, शेड्यूल 2 में कि 9 में कि 1 में कि हजार्डस जो आपकी इंडस्ट्रीज की लिस्ट है किसमें किया गया है, तो ये शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में इसका जो है आपका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इसके बाद सेक्शन 2D की बात कर रहे हैं, जो आपका पीएफ एक्ट में जिसमें डिफाइन किया गया है, तो क्या डिफाइन किया गया है उसके अंदर, है ना, जो आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट है उसमें क्या डिफाइन किया गया है 2D में, जो उसकी धारा है, सेक्शन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, नियंत्रित उद्योगों को वहां पर परिभाषित किया गया है, मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है जो पीएफ एक्ट है 1952 इंश्योरेंस फंड है, उसमें उसका क्या मीन्स है ना, उसका क्या अर्थ है वो बताना है हमको यहां पर। तो इसका अर्थ जो है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड है, क्या है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो आपका फंड है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर एन एम्प्लॉय हुज मंथली पेमेंट जो है उनकी डज नॉट एक्सीड कितनी, टू ज्वाइन द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट स्कीम, तो ये आपका 15,000 है, कितना है 15,000 है, ए में दिया गया, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है जो भविष्य निधि एक्ट है आपका 1952 की धारा जो आपकी क्या है 2IB जो है आपका, है ना, तो उसमें जो प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत क्या जो है डिफाइन किया गया है उस एक्ट के अंतर्गत, है ना, धारा क्या पूछ रहे हैं 2IB, तो इसमें जो आपका डिफाइन किया गया है, इसमें इंश्योरेंस स्कीम को वहां पर परिभाषित किया गया, बीमा योजना को, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसे पूछा जा रहा है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ascertain the fill in the blanks applicable to the employees employed in scheduled employments specified, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, लिविंग इंडेक्स जो है उसकी क्या कॉस्ट है ना, उस पे उससे संदर्भित है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है कि एक एम्प्लॉय अगर है उसकी अगर मंथली पेमेंट एक्सीडेड मतलब एक्सीड्स रुपीज 15,000 कितनी 15,000 की जो बेल्ट है उससे एक्सीड कर जाती है, तो क्या कैन नेवर ज्वाइन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इन एनी केस, जो लिखा है यहां पर। उसके बाद कैन ज्वाइन द एम्प्लॉय जो आपका प्रोविडेंट फंड स्कीम है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, बिल्कुल ठीक बात है ना, सर्टेन कंडीशंस जो यहां पर लिखा गया है यही जो है आपका कुछ निश्चित ऐसी जो आपकी कंडीशंस होती हैं उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, अपवाद वाली कुछ परिस्थितियां हैं उसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, बैंकिंग कंपनी को किस धारा के अंतर्गत जो है 5 के तहत परिभाषित किया गया, बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड सेम एज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द, किसके अंतर्गत कौन सा एक्ट है जिसमें उसको डिफाइन किया गया है, तो भैया ये बैंकिंग जो कंपनीज एक्ट है 1948 का, जो 1949 का है, सॉरी 1949 है, क्या है बैंकिंग कंपनीज जो आपका एक्ट है 1949 उसके अंतर्गत उनको क्या किया गया, डिफाइन किया गया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 103 का बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जो हाइब्रिड आपके व्हीकल्स है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट को हमको पिक करना है। तो जो पहला है आपका इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल जो है इसमें उसमें डिफरेंट मोटर्स को यूज करना है, इंजन्स को वर्क बेटर एट डिफरेंट स्पीड्स, ये बिल्कुल सही है, तो सही है तो एक को हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि हमको इनकरेक्ट को क्या करना है आइडेंटिफाई, तो 2 मतलब होगा ही और 3 हम देख लेते हैं, मतलब दे कैन नॉट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपका गलत है, बिल्कुल कर सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल। इट हैज 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स दैट ऑपरेट साइमल्टेनियसली, तो जो आपका सेकंड और जो थर्ड आपका स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों आपके गलत है और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि नहीं पूछा था इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है आपका उसके रेफरेंस में हमको यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो
It can be raised by a minister only when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure. देखिए बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये जो है आपका it has now become an accepted practice that no point of order can be raised during question hour. During question hour, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अभी आपने देखा भी होगा कि ये जो है आपका न्यूज में भी था, ठीक है ना। तो जो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, आमतौर पे जो सरकार है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है ये उठाया जाता है, जो आपके अपोजिशन वाले मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है आपके ये पूछा जा रहा है कि किस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें हमको ये बताना है ना, कि कहां बाउंडेड नहीं है वो आपके। तो पहला जो है डिस्क्वालिफाइंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑक्यूपाइंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें जो है वो बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा जो 106 का ए में दिया गया है। ठीक है, 74th जो आपका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या लिखा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 74 में क्या है, 75th में क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है ना, तो यहां पे वो बाउंडेड नहीं है और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और देखिए यहां पर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। पार्डनिंग पावर वाला 72 है, ज्वाइंट सेशन वाला 108 है, प्रोमलगेशन ऑफ एंड ऑर्डिनेंस की बात करें तो आपका 123 में प्रेसिडेंट है, 213 में आपके गवर्नर है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको आप देख जाइएगा एक बार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की सबसे उपयुक्त जो डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में हमको यहां पर बताना है। ठीक है, तो पहला लिखा है इट रेफर्स टू लिमिटेड गोल ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल गलत है। दूसरा जो है आपका इट रेफर्स टू अचीविंग प्री सेट टारगेट्स और कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स विदाउट रियलाइजिंग द ब्रॉडर विजन ऑफ व्हाट सोसाइटी अपहोल्ड्स। तीसरा लिखा है इट रेफर्स टू द डिजायर फॉर अ बेटर लाइफ, बिल्कुल यही बात है, बेहतर जीवन की जो आकांक्षा है उसको निरूपित करता है, वो उसको वो दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त जो है आपका आंसर वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इससे पूछा जा रहा है कि जो एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, वो हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो पहला टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज, बिल्कुल ठीक बात है, असमानताओं को समाप्त करने के लिए जो है सकारात्मक कार्यवाही की जाती है। ठीक है ना, ये रिजर्वेशन के संदर्भ में आप लोग सुनते होंगे, है ना, वही चीज है ये। आपका आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये बताना है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स इट हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। दूसरा ये कि नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब वहां पर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको पेश किया जाता है तो नहीं पेश किया जा सकता इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट का कंसेप्ट ही इसीलिए लाया गया है। ठीक है ना, तो बोथ स्टेटमेंट्स जो यहां पर दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो आपका सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इससे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जो उचित प्रतिबंध है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उचित की जगह तार्किक प्रतिबंध यहां पर यूज करना चाहिए वर्ड, तो युक्त प्रतिबंध भी बोलते हैं, है ना, निर्बंधन भी बोला जाता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो है यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिया गया है, आपने देखा होगा आर्टिकल 19(1), उसके बाद 19(2) जब देखेंगे आप तो वहां पर आपको दिखाई देगा, तो उसके संदर्भ में हमको करेक्ट स्टेटमेंट को यहां पर जो है वो पिक करना है। ठीक है ना, करेक्ट को। तो पहला जो लिखा गया है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स, दूसरा लिमिटेशंस इंपोज्ड अपॉन अ पर्सनस राइट, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका आंसर होगा जो कि बी है ना। उसमें आपने देखा होगा कि कोर्ट की अवमानना है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वहां पर जो डायमेंशंस को रखा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस डायमेंशन में जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को वहां पर इंपोज किया जा सकता है जो संविधान में उल्लिखित है उसके बारे में, है ना, ये बताइएगा आप लोग। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जो उत्कर्ष 2020 है, जो न्यूज में आपने देखा होगा, वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका एक रोड मैप है इंप्रूव करने के लिए रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। आरबीआई की जो रेगुलेशन है और सुपरविजन है उसको इंप्रूव करने के लिए एक क्या है, रोड मैप है जिसका नाम है आपका उत्कर्ष 2022।
ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये बताना है कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसको हमको यहां पर पिक करना है। पहला ये, द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड, तो बिल्कुल ठीक बात है, यही लिया जाता है। दूसरा ये, एवरी स्टेट हैज अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है आपका दूसरा जो स्टेटमेंट। तीसरा ये, द वोटर्स आर रेसिडेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, यही जो है गलत है इसमें, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट को पिक करना था। तीसरा जो लिखा गया है वही आपका गलत है। लास्ट वन, एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हिज हर प्रेफरेंसेस, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका जो नहीं पूछा गया है इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसमें पूछा जा रहा है नागरिकता के संदर्भ में स्टेटमेंट देके कि कौन सा ट्रू है आपका, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पहला ये कि सिटीजनशिप कैन बी डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, है ना, देश के नागरिक की बात होती है ना इसमें। तो जो पहला ही स्टेटमेंट है वही आपका बिल्कुल सही है, करेक्टली जो है वो आपका स्टेटमेंट जो है उससे सिंक्रोनाइज्ड है और यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। वाइडली एक्सेप्टेड ही आपकी डेफिनेशन कि सिटीजनशिप जो है वो फुल और इक्वल मेंबरशिप है, किसके लिए, पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। तो किसी भी आपके स्टेट के संदर्भ में बात की जा रही है तो इसका आंसर जो हो जाएगा 113 का ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी एन एप्रोप्रिएट वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, है ना, इन अ सोसाइटी, मेजरिंग रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट ग्रुप। अब ये रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता होगा तो आप बिल्कुल इजीली इसको आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे, है ना। तो जो पहला है ठीक है। दूसरा ये एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो बीपीएल, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो आर्थिक असमानता को मापने के लिए डिग्री बिल्कुल दोनों आयामों को लिया जाता है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर जो है आपका वो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में जो नियोजन है ना, प्लानिंग है जो आपका, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि बॉम्बे प्लान जो है वो ड्राफ्ट किया गया था सेलेक्ट कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जिसमें कौन कौन थे, जॉन मथाई और सीडी देशमुख। कब किया गया था, 1944 में। तो बताइए कि ये आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। बिल्कुल जो है आपका पहला जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बॉम्बे प्लान जो है उसमें लिख दिए यहां पर क्या कि सेलेक्ट कांग्रेस कमेटी, ठीक है। बाकी तो मथाई जी बिल्कुल ठीक है 1944, यहां पर क्या सेलेक्ट कांग्रेस कमेटी थी या ये आपके मुंबई के बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना, जो आपके प्रोमिनेंट है, उन्होंने इसको किया था। तो ये इस कारण से ये स्टेटमेंट जो है आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा जो है इसमें लिखा गया है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वाज ड्राफ्टेड बाय पीसी महालनोबिस, तो ये गलत हो गया यहीं से, क्योंकि ये इन्होंने सेकंड जो आपका 5 ईयर प्लान है उसको वहां पर क्या किया था, उसको ड्राफ्ट किया था, है ना, जहां पर आप इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह देखते हैं। और उसके बाद लिखे हैं कि इसका जो एम था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो इन्वेस्टमेंट करना था डैम्स और इरिगेशन में, जो आप ये देखते हैं ना डीवीसी दामोदर वैली जो आपका प्रोजेक्ट है ना, जो उस तरीके की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो उसमें उसको फोकस किया गया था, है ना, इरिगेशन को, डैम्स को। लेकिन ये जो ड्राफ्ट नहीं किया था पीसी महालनोबिस ने, उन्होंने सेकंड वाली जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसको किया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा जो यहां पर लिखा गया है कि सेकंड 5 ईयर प्लान वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द लाल बहादुर शास्त्री जी। तो अब इनका रीजन देखिए, सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान का आप टाइम देखिए तो क्या है, 56 से 61 है। तो शास्त्री जी की गवर्नमेंट लिख रहे हैं एंड इट फोकस मेनली ऑन हैवी इंडस्ट्री, इसलिए गलत है क्योंकि शास्त्री जी की गवर्नमेंट की बात करें अभी तो नेहरू जी हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इसलिए गलत है। तो ऑल ऑफ देम जो है आपका जो है जितने भी यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आपके क्या हैं, ऑल जितने भी करेक्ट जो है यहां पर स्टेटमेंट हमको पिक करने थे तो सबके सब इनकरेक्ट हैं। तो हम को जो पिक करना है वो करेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये बताना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके बारे में स्टेटमेंट देके पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। ऊपर वाले में हमको करेक्ट को पिक करना था और नेक्स्ट वाले में हमको इनकरेक्ट को पिक करना है, ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, बताइए क्या जो है आपका ये होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल वाली, अगर पीएम है ना, पीएम के बिना अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भंग हो जाएगी आपकी, है ना, सरकार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है इसलिए जो है ये गलत है क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं होता मंत्रिपरिषद का, तो पहला गलत। दूसरा ये प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा मंत्रिपरिषद को भंग नहीं करता, करता है भैया, दूसरा भी गलत हो गया आपका यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है। तीसरा ये कि जो डिमाइसिस है या डिसमिसल है या रेजिग्नेशन अगर किसी मिनिस्टर का है
तो ओनली क्रिएट सम मिनिस्टर, जो मिनिस्टीरियल आपकी वैकेंसी है, बिल्कुल ठीक बात है। वहां पर जो है आपका वो एक तरीके का अंतराल वैकेंसी जो है वहां पर क्या करते हैं, उसको सिर्फ क्या करती है, जनित करती है, बाकी वहां पर मंत्री परिषद जो है वो भंग नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ऊपर के दोनों गलत है। इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 ओनली, जो सी में दिया गया वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि खसरे के संदर्भ में जो मिजल्स है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, उसको हमको यहां पर पिक करना है। तो पहला स्टेटमेंट, इट हैज बीन एलिमिनेटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आपका गलत है, ठीक है ना, अभी पूरी तरीके से जो है एलिमिनेट नहीं किया गया। उसके बाद इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये भी आपका इनकरेक्ट है ना। कम्युनिकेबल के अंदर आता है कि नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आता है, बताइए आप लोग। नॉन कम्युनिकेबल लिख दिए, कम्युनिकेबल है। इसके बाद इट डज नॉट कॉज फटाल, अरे भैया बिल्कुल होता है ना। तो इसमें मतलब कॉजेस में एक भी बहुत बड़ा जो है कॉज के अंदर आता है फटाल वगैरह की, है ना, जो आपके घातक बीमारी के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। लास्ट वन जो है, इट इज प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन, बिल्कुल ठीक बात है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स, टीकाकरण के माध्यम से इसे जो है रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी आपने करंट पे पढ़ा भी होगा कि जो श्रीलंका है हैज मेड हेल्थ हिस्ट्री आफ्टर स्पेंडिंग 3 years फ्री ऑफ एनी न्यू मीजल्स केसेस, है ना। ये WHO ने उसको डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है जो लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण है, संपूर्ण क्रांति वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, 76 वाली, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। तो किस मूवमेंट से वो रिलेटेड है ये बताना है हमको यहाँ पर। तो जो पहला यहाँ पर ऑप्शन भूदान मूवमेंट, बिल्कुल। इसके बाद नेगोशिएशंस विद द नागा रेबल्स, बिल्कुल ठीक है। पीस इनिशिएटिव इन कश्मीर, बिल्कुल बात सही है ये। और तीनों के तीनों आपके बिल्कुल करेक्टली जो यहां पर आंदोलन दिए गए हैं करेक्टली सिंक्रोनाइज है। लोकनायक जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं, ये इन घटनाओं से जुड़े हुए हैं, ऑल ऑफ देम इसका राइट होगा आंसर, जो कि आपका डी में दिया गया 1 2 3 ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला ये कि इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन प्राइस एंड वेजेस, कॉन्ट्राडिक्टरी कर दिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्यों करेंगे आप खुद बताइए। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका जो है गलत हो गया। दूसरा ये, इन अ स्टेट इकोनॉमी द रोल ऑफ अ स्टेट इज टू मेंटेन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉज टू रेगुलेट द मार्केट, चाइना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली बी, मतलब ओनली 2, जो कि आपका बी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के डिस्कशन का। तो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि इन स्टेटमेंट्स को हमको पढ़ के कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये जो है उपरोक्त जो आपकी प्रावधान दिए गए हैं वो उसमें सम्मिलित है। मतलब हमको कॉन्सेप्ट को यहां पर आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट्स को पढ़ के। तो जो पहला दिया गया है यहां पर कि प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी, है ना। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ठीक है। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा न्याय के सिद्धांत से, इक्वालिटी से रिलेटेड है कि जस्टिस से रिलेटेड है कि लिबर्टी से, कि आपका किससे रिलेटेड, यहीं से समझ में आ गया होगा आपको, ये जस्टिस न्याय के सिद्धांत से रिलेटेड है। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स व्हाइल डिटरमाइनिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये जस्टिस से रिलेटेड है, न्याय के अंतर्गत आएगा ये आपका। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, वही आपकी सफलता का एकमात्र आयाम है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।